हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनाटॉमिकल बायोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने चलेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव, जो कि बिहार बोर्ड के 2024 के एग्जाम में पूछा जाने वाला है। बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को स्टडी करने हम लोग चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल बताया जा रहा है कि क्लीवेज के लिए क्या सही कथन है। क्लीवेज जो है वो किसको कहते हैं हम लोग? क्लीवेज यानी इसको हिंदी में हम लोग विदलन के नाम से जानते हैं। तो विदलन जो है वो कैसी प्रक्रिया है, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया है हम लोगों को, भ्रूण का आकार बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन है कोशिका का आकार घटता है। तीसरा ऑप्शन है कोशिका का आकार बढ़ता है और चौथा ऑप्शन है भ्रूण का आकार घटता है। तो विदलन की जो प्रक्रिया होती है ना, हमें पता है कि जाइगोट की जो कोशिकाएं बनती है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के संलयन से, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के संलयन से जो युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के निर्माण के पश्चात इसकी कोशिकाएं जो विभाजित होती हैं, इसकी कोशिकाएं जो विभाजित होती हैं, उसे ही हम लोग विदलन के नाम से जानते हैं। तो विदलन की प्रक्रिया में कोशिका का आकार घटता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कहा जा रहा है, मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है। मनुष्यों में प्लेसेंटा अर्थात अपरा जो है वो किस प्रकार का पाया जाता है? कोरियोनिक अपरा, हीमोकोरियल अपरा, मेटाडिस्कोइडल अपरा और इनमें से सभी। तो मनुष्यों में इन सभी प्रकार के अपरा पाए जाते हैं। सभी प्रकार के प्लेसेंटा जो है वो मनुष्यों में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मनुष्यों में कोरियोनिक भी, हीमोकोरियल भी और मेटाडिस्कोइडल हर एक प्रकार का अपरा पाया जाता है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। ऑप्शन है हमारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा। अर्थात इनमें से कौन सा तत्व नहीं रहेगा तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो इसका सही आंसर होता है कैल्शियम। अगर कैल्शियम की अनुपस्थिति होगी तो निषेचन की प्रक्रिया संभव नहीं है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। अगला सवाल जो है हम लोगों से कहा जा रहा है कि ऋतुस्राव चक्र किस में होता है। ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? मनुष्यों में, बंदरों में, चिंपैंजी में और इन सभी में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा, इन सभी में। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी अपराधारी जीव होते हैं उन सभी में दो प्रकार का चक्र पाया जाता है। एक होता है ऋतुस्राव चक्र और एक होता है मध्य चक्र। तो ऋतुस्राव चक्र जो होता है वो अपराधारी जीवों में पाया जाता है, लेकिन वे जीव जो प्राइमेट्स की श्रेणी में आते हैं, जो जीव नॉन प्राइमेट्स की श्रेणी में आते हैं, उनमें ऋतुस्राव चक्र नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है हम लोगों का हो जाएगा इन सभी में, क्योंकि मनुष्य भी प्राइमेट है, बंदर भी प्राइमेट है और चिंपैंजी भी प्राइमेट है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। सर्टोली कोशिकाएं किन में पाई जाती हैं? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, यकृत में। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो हमें पढ़ाया गया है कि वृषण में जो शुक्रजन नलिका होती है, शुक्रजन नलिका के अनुप्रस्थ काट में जो है सर्टोली कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा वृषण में। वृषण में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है। अगला सवाल हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कहा जा रहा है, सर्टोली कोशिका किस पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है? सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण जो है कौन से पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा होता है? एलएच द्वारा, जीएच द्वारा, एफएसएच द्वारा या फिर प्रोलैक्टिन के द्वारा? सही आंसर जो हो जाएगा एफएसएच होगा। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है यही सर्टोली सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अर्थात पुटकीय प्रेरक हार्मोन, पुटकीय प्रेरक हार्मोन जो है ये सर्टोली कोशिकाओं के गतिविधि को नियंत्रित करता है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है, सेमिनल वेसिकल के श्रवण द्वारा
फ्रुक्टोज की उपस्थिति फॉरेंसिक जांच में क्या प्रदर्शित करता है? यानी सुक्रोज सेमिनल वेसिकल जो है, सेमिनल वेसिकल अर्थात शुक्राशय, शुक्राशय के द्वारा शुक्र द्रव का स्राव होता है, ये हमें पढ़ाया गया है। तो शुक्राशय के द्वारा जो शुक्र द्रव का स्राव होता है, इसमें फ्रक्टोज नामक एक विशिष्ट पदार्थ पाया जाता है, एक जो है शुगरी सब्सटेंस पाया जाता है, शर्करा वाला पदार्थ पाया जाता है, जो कि सिफिलिस, एड्स, बलात्कार, हेपेटाइटिस, बलात्कार जैसी घटनाओं का परीक्षण करने के लिए सहायक होता है ना। अर्थात इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बलात्कार के परीक्षण में हम लोग उसी फ्रक्टोज का यूज करते हैं जो सेमिनल वेसिकल से स्रावित होता है। अगला सवाल हम लोग देखें, बताया गया है ना कि किस श्रवण में फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स सबसे अधिक पाया जाता है? किसके श्रवण में फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज के बाद कैल्शियम और एंजाइम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? नर सहायक ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा नर सहायक ग्रंथि। नर सहायक ग्रंथियों में 3 ग्रंथियां आती हैं, जिसमें शुक्राशय हो गया, शुक्राशय के बाद एक हो जाएगा काउपर ग्रंथि और एक हो जाएगा पुरस्थ ग्रंथि। तो तीनों ग्रंथियां जो है ये सहायक नर जनन ग्रंथियों की श्रेणी में आती है, जिनमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा नर सहायक ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अगला सवाल हम लोग डिस्कस करें। देखें 9 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस, पेंडर, अरस्तु, एस्पिमैन। तो भ्रूण विज्ञान के जनक जो है वो हम लोग अरस्तु को कहते हैं। भ्रूण विज्ञान के जनक जो है वो हम लोग अरस्तु को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले भ्रूण के अध्ययन को शुरू किया था, अर्थात भ्रूण का अध्ययन करना शुरू किया था, इसलिए इन्हें हम लोग भ्रूण विज्ञान का जनक कहते हैं। आइए अगला सवाल हम लोग डिस्कस करें। मानव वीर्य का पीएच कितना होता है? मनुष्य के वीर्य का पीएच कितना होता है? ह्यूमन सीमेन का पीएच कितना होता है? तो हम लोगों को पढ़ाया गया है कि वीर्य में एक क्षारीय द्रव होता है, पुरस्थ ग्रंथि के द्वारा स्राव किया गया क्षारीय द्रव होता है। तो इसका जो पीएच होगा वो हल्का सा क्षारीय होता है, अर्थात मनुष्य के वीर्य का पीएच 7.3 से 7.5 होगा। क्योंकि देखें बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये 7 से कम है, तो 7 से कम है अर्थात अम्लीय होगा। ये 7 से जो है ज़्यादा अधिक है, तो 7 से ज़्यादा अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हल्का जो है क्षारीय होता है वीर्य, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। 11 नंबर सवाल कहा जा रहा है कि 400 शुक्राणु के निर्माण में कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होगी? हमें 400 शुक्राणुओं का निर्माण करना है, कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होगी? तो देखें हम लोग सबसे पहले प्राथमिक शुक्रजन कोशिका होती है जो द्विगुणित प्रकार की होती है। प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा और 2 कोशिकाएं बनेंगी, जिन्हें हम लोग द्वितीयक शुक्रजन कोशिका कहते हैं। द्वितीयक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री 2 होगा और 4 अगुणित कोशिकाएं बनेंगी, जिन्हें हम लोग शुक्र प्रसू कहते हैं, शुक्र प्रसू कहते हैं, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन ये दिया गया था 400 शुक्राणुओं का निर्माण करना है, शुक्राणुओं का निर्माण 400 करना है, शुक्र प्रसू ही आगे विकसित होके शुक्राणु बनाते हैं। तो 400 शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होगी? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका ये है, तो हम लोगों ने देखा कि 2 से 4 बन रहे हैं, तो 400 बनने के लिए 200 द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। 200 शुक्राणु कोशिकाओं से जो है 400 शुक्राणु का निर्माण होगा, है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। बताया जा रहा है शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है? शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है? तो हम लोग देखें डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है ना, डिस्टल सेंट्रियोल, दूरस्थ केंद्रकाय, दूरस्थ केंद्रकाय ही शुक्राणु का अक्षीय तंतु बनाने में मदद करता है। शुक्राणु की जो पूंछ होती है, शुक्राणु की संरचना में हम लोगों को पढ़ाया गया है कि शुक्राणु के पूंछ में बहुत सारे तंतु होते हैं, जिन्हें हम लोग अक्षीय तंतु के नाम से जानते हैं।
इनकी संरचना जो है वो 9+2 के आकार की होती है ना। तो 9+2 के आकार की होती है, 9+2 के रूप की होती है। इनका निर्माण जो हुआ होता है ना वो डिस्टल सेंट्रियोल से हुआ होता है, दूरस्थ केंद्रकाय से होता है। आगे हम लोग देखें अगला क्वेश्चन, शुक्राणु जनन किसके द्वारा प्रमोट होता है? शुक्राणु जनन को प्रमोट करने वाला हार्मोन कौन है? शुक्राणु जनन को प्रमोट करने वाला हार्मोन है FSH। ACTH दिया है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये नहीं होगा। MSH नहीं होगा, HCG नहीं होगा। तो देखें हम लोग, ये FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नर और मादा दोनों में स्रावित होता है, लेकिन नर में ये शुक्राणु जनन को प्रमोट करता है, शुक्राणु जनन को बढ़ावा देता है। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि अंडे के कोशिका द्रव्य में क्या नहीं होता है? अंडाणु के कोशिका द्रव्य में क्या नहीं होता है? राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी होता है, गोल्जी काय ये भी होता है। तो लास्ट एक ऑप्शन बच रहा है सेंट्रोसोम से, वही सेंट्रोसोम है जिससे शुक्राणुओं की कोशिका में निर्माण होता है अक्षीय तंतुओं का। तो अक्षीय तंतुओं की कोई आवश्यकता नहीं होती है अंडाणु में, क्योंकि अंडाणु जो है वो अचलनशील होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखें हम लोग। स्पर्मेटिड्स का रूपांतरण स्पर्मेटोजोआ में किस विधि द्वारा होता है? स्पर्मेटिड्स अर्थात शुक्र प्रसु जो है वो स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, ठीक है ना। स्पर्मेटिड्स जो है वो विकसित होते हैं और स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे किस विधि द्वारा? उस विधि का नाम क्या है? स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोसिस। तो हम लोग याद रखें स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनाने के तकनीक को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। आइए अगला सवाल देखें। बताया जा रहा है अंडे के गैस्ट्रुला अवस्था में एंडोडर्म कोशिका को यदि हटा दिया जाए तो नए जीव में क्या नहीं बनेगा? नया जो जीव है उसमें क्या नहीं बनेगा, ऐसा सवाल हमसे कहा जा रहा है। अर्थात अंडे के गैस्ट्रुला अवस्था में से एंडोडर्म को हटा दिया जाए। गैस्ट्रुला अवस्था में देखें हम लोग 3 परतें होती हैं। गैस्ट्रुला अवस्था में 3 परतें होती हैं, है ना। भ्रूणीय परतें इनको हम लोग कहते हैं या जनन स्तर कहते हैं। सबसे पहले जो है एक्टोडर्म होता है, सबसे पहले हो जाएगा एक्टोडर्म। इसके बाद जो है सेकंड नंबर पे हो जाएगा मेसोडर्म हो जाएगा, और थर्ड नंबर पे होगा हम लोगों का एंडोडर्म, है ना। तो एंडोडर्म यानी ये सबसे अंतः त्वचा होती है। तो अंतः स्तर को अगर हटा दिया जाए तो कौन से बदलाव होंगे? अर्थात क्या चीज नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा? आंख नहीं बनेगा, हृदय नहीं बनेगा, आंख एवं मस्तिष्क नहीं बनेगा, या आंतरिक अंग नहीं बनेंगे। तो याद रखें ये जो एंडोडर्म होता है ना, ये भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान सभी आंतरिक अंगों के निर्माण में सहायक होता है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्थात अगर एंडोडर्म को हटाया जाए तो इससे आंतरिक अंगों का निर्माण नहीं होगा। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। 17 नंबर सवाल दिया गया, फर्टिलाइजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो पाया जाता है। फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन ये दोनों चीजें जो है निषेचन की प्रक्रिया में सहायक होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया में इन दोनों का अपना अपना योगदान होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्टिलाइजिन जो है वो किस पर पाया जाता है? अंडाणु पर, शुक्राणु पर, गर्भाशय की दीवार पर, शुक्राशय की दीवार पर। तो ये गर्भाशय की दीवार पर होगा नहीं, क्योंकि इनका काम जो होता है निषेचन करवाना होता है, और निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। शुक्राशय की दीवार पर यह भी नहीं होगा, शुक्राणु पर भी नहीं पाए जाते हैं। फर्टिलाइजिन जो पाया जाता है ये पाया जाता है अंडाणु पर फर्टिलाइजिन और शुक्राणु पर एंटी फर्टिलाइजिन, दोनों मिलते हैं तब जाके निषेचन की क्रिया होती है। आइए अगला सवाल देखें। कहा जा रहा है कि अंडोत्सर्ग व कॉर्पस ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन है? अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया और इसके बाद जो है कॉर्पस ल्यूटियम के विकास के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन दिया गया है FSH, दूसरा ऑप्शन है हम लोगों का LH, तीसरा ऑप्शन है LTH और चौथा ऑप्शन है हम लोगों का ICSH।
अंडोत्सर्ग कौन करवाता है? तो अंडोत्सर्ग की क्रिया के लिए एक यही स्पेशल हार्मोन है, क्योंकि आर्तव चक्र की प्रक्रिया में हम लोगों को पढ़ाया गया था कि जो 14वें दिन की अवधि होती है, 14वें दिन की अवधि को स्राव बहुत अधिक होता है एलएच का, जिसे एलएच सर्ज कहते हैं हम लोग। 13वें 14वें दिन को स्राव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एलएच का, जिसे एलएच सर्ज के नाम से जानते हैं। और यही एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया और कॉर्पस ल्यूटियम के निर्माण को प्रेरित करता है ना। आइए अगला सवाल देखें हम लोग। 19 नंबर सवाल कहा गया है कि मासिक चक्र की अवस्था जो 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है क्या कहलाती है? मासिक चक्र की वह अवस्था जो 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रजोधर्म कहते हैं, या फिर जो है उसे ल्यूटियल प्रवस्था कहते हैं, या अंडोत्सर्ग प्रवस्था, या पुटकीय प्रवस्था। रजोधर्म जो होता है ये 3 से 5 दिनों का होता है। ल्यूटियल प्रवस्था जो है वो 21वें दिन से और अगले चक्र तक होती है, 21वें दिन से अगले चक्र तक जो है होती है। जबकि अंडोत्सर्ग प्रवस्था जो है ये 1 दिन की ही होती है। समझ में आया ना? तो इसका करेक्ट आंसर जो हम लोग देख रहे हैं ये पुटकीय प्रवस्था होगा। पुटकीय प्रवस्था जो है यही चलती है 7 से 8 दिनों तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पुटकीय प्रवस्था। आइए अगला सवाल देखें हम लोग। कहा जा रहा है कि गर्भस्थ शिशु पोषण तथा श्वसन किसके द्वारा कर लेता है? गर्भस्थ शिशु जो है ये पोषण और श्वसन किसके द्वारा करता है? ऑप्शन है एलेंटोइस, यॉर्कशैक, अपरा और कोरियोन। तो हम लोगों को पढ़ाया गया है कि माँ से शिशु का डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो अपरा के द्वारा होता है, प्लेसेंटा के द्वारा होता है। और प्लेसेंटा का ये कार्य भी है, जितनी भी गतिविधियां होती हैं भ्रूण में, भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान जिन आवश्यक चीजों की जरूरत होती है, जिनका परिवहन करना होता है, उन सबको जो है भेजा जाता है अपरा के द्वारा। अर्थात इसका सही आंसर जो होगा अपरा हो जाएगा। प्लेसेंटा ही है जिसके द्वारा श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी जैव प्रक्रियाएं हैं वो सभी होती हैं। आइए अगला सवाल देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मूत्र जांच से गर्भ धारण को निर्धारित किया जाता है किसकी उपस्थिति द्वारा? अर्थात जब मादाएं जो है वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय जो है कौन सा चीज उनके मूत्र में बढ़ जाता है, जिसके द्वारा जो है ये पता किया जाता है कि गर्भ धारण हो चुका है या नहीं। तो ध्यान रखें, पहला ऑप्शन दिया है HCG, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन और चौथा ऑप्शन है LH। तो इस समय में गर्भधारण के दौरान मादाओं में HCG की मात्रा बढ़ जाती है, मादाओं में HCG की मात्रा बढ़ जाती है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पता लगाया जा सकता है गर्भधारण का। तो चलिए अगला सवाल देखें हम लोग। 22 नंबर सवाल कहा जा रहा है मनुष्य में गर्भाधान की अवधि कितने दिनों की होती है? मनुष्यों में गर्भाधान की अवधि, जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो कितने दिनों का होता है? तो जेस्टेशन पीरियड बताया गया है 9 महीने 10 दिन का होगा। अगर हम लोग सप्ताह में देखें तो ये 28 सप्ताह का होता है ना। और अगर 28 सप्ताह नहीं, सॉरी 40 सप्ताह का होता है। और अगर हम लोग दिन में देखें तो दिन में जो है ये 280 दिनों का होता है, 280 दिनों का होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा 280। अर्थात मनुष्यों में गर्भाधान की अवधि जो होती है वो 280 दिनों की होती है। आइए अगला सवाल देखें हम लोग। 23 नंबर सवाल कहा जा रहा है कि जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध श्रवण को कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये हम लोगों को बताया गया है। कोलोस्ट्रम में बहुत सारी चीजें होती हैं, एंटीबॉडीज होते हैं जो शिशु के प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो पूछा जा रहा है कि इसमें निहित है, अर्थात कौन सी चीज पाई जाती है कोलोस्ट्रम में, ये बताना है। पहला ऑप्शन है IgA, दूसरा ऑप्शन है IgE, तीसरा ऑप्शन IgD, चौथा ऑप्शन हो गया IgG। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा अधिक होती है कोलोस्ट्रम में। कोलोस्ट्रम में इन सभी में से इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा अधिक होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगला सवाल हम लोग देखें। कहा जा रहा है कि दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है? दुग्ध ग्रंथि जो है, मेमरी ग्लैंड्स, वो किसका रूपांतरण है?
तो मेमरी ग्लैंड्स, ये पहला ऑप्शन दिया है तेल ग्रंथि, दूसरा है काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि नहीं होगा क्योंकि ये नर में होता है। बर्थोलिन ग्रंथि, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये जननांगों की ग्रंथि है। श्वेत ग्रंथि, ये भी जो है त्वचा की ग्रंथि है। तेल ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि, इनमें से सही आंसर जो है हम लोगों का हो जाएगा श्वेत ग्रंथि, अर्थात दुग्ध ग्रंथि जो है वो श्वेत ग्रंथियों का ही रूपांतरित भाग है। देखें अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। बताया जा रहा है ना कि एंटी फर्टिलाइजिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन जो है वो किस पर पाया जाता है? अंड की झिल्ली पर, विटेलाइन झिल्ली पर, शुक्राणु के मध्य पीस पर, या शुक्राणु के अग्र सिर वाले भाग पर, अर्थात एक्रोजोम पर। तो इसका सही आंसर होगा शुक्राणु के आगे वाले भाग पे, अर्थात एक्रोजोम पर एंटी फर्टिलाइजिन पाया जाता है। और फर्टिलाइजिन जो है वो अंडाणु पर पाया जाता है। एंटी फर्टिलाइजिन शुक्राणु पर और फर्टिलाइजिन अंडाणु पर, ये दोनों मिलेंगे तभी निषेचन की प्रक्रिया हो पाएगी। देखें अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। बताया जा रहा है कि अंडे का जीवन काल क्या है, अर्थात अंडाणु जब उत्सर्जित होगा, अंडाशय से अंडाणु जब उत्सर्जित होता है तो उत्सर्जित होने के बाद वो कितना समय तक जीवित रह सकता है? तो इसका सही आंसर होता है 24 घंटे। ऑप्शन हमें 48 घंटे दिया है, 12 घंटे, 8 घंटे, चारों ऑप्शन दिया हुआ है, बट इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा 24 घंटे। अंडे का जीवन काल जो है वो 24 घंटे का होता है। आइए अगला सवाल डिस्कस करें। 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होगा? 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। एक स्पर्मेटोसाइट ये 2 प्राथमिक शुक्राणुओं का निर्माण करेगा और 2 प्राथमिक शुक्राणुओं से 4 शुक्राणु का निर्माण होगा। तो 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु का निर्माण होगा? ये हम लोगों को दिया है 4 पीस, मतलब इस एक से 4 बन रहे हैं ये। तो अगर ये हमें 4 दिया जाए तो ये कितने बनेंगे? अर्थात 4 चौके 16, यानी 16 जो है शुक्राणुओं का निर्माण होगा। तो देखें हम लोगों को ऑप्शन जो है इसमें बी करेक्ट होगा, है ना। आइए अगला सवाल देखें। बताया जा रहा है कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु का निर्माण होगा? एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये डिवाइड हुए तो बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये डिवाइड हुए तो बने शुक्राणु, शुक्रप्रसु, है ना। तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका 2, है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। कहा जा रहा है एंट्रम किसकी गुहा है? एंट्रम जो है वो किसकी गुहा है? अंडाशय की नहीं होगा, ब्लास्टूला, ग्राफियन पुटिका और गैस्ट्रूला। तो एंट्रम जो है हम लोग देखेंगे, जब क्लास में पढ़ाया जा रहा था तो बताया गया है कि एंट्रम जो है एक गुहा होती है जो ग्राफियन पुटिका में पाई जाती है। ग्राफियन पुटिका में एक गुहा पाई जाती है जिसे हम लोग एंट्रम कहते हैं। तो एंट्रम जो है ये संरचना है ग्राफियन पुटिका की। ग्राफियन पुटिका में ही ये एक हॉलो कैविटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। कहा जा रहा है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एस्ट्रोजन के द्वारा, एलएच के द्वारा, या एंड्रोजन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? एस्ट्रोजन तो होगा नहीं क्योंकि ये मादा हार्मोन है। एलएच जो है ये भी मतलब हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो हम लोगों का हो जाएगा एंड्रोजन। एंड्रोजन के द्वारा जो है शुक्राणु जनन की क्रिया नियंत्रित होती है, क्योंकि एलएच जो है वो तो काम करता है सर्टोली कोशिकाओं पे, और सर्टोली कोशिकाएं जो है ये पोषण देने का काम करती हैं, है ना। तो एंड्रोजन हो जाएगा, इसमें से सही आंसर जो है हमारा एंड्रोजन हो गया। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवांशिक पदार्थ किस में पाया जाता है? ऐसा हम लोग कहें कि शुक्राणु का आनुवांशिक पदार्थ किस भाग में होता है? शुक्राणु के संरचना के 3 भाग होते हैं, एक होता है सिर, दूसरा ग्रीवा और तीसरा पूंछ। तो आनुवांशिक पदार्थ जो होता है ना वो इसके सिर में ही उपस्थित होता है। शुक्राणु का आनुवांशिक पदार्थ इसके सिर में उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। 32 नंबर सवाल पूछा गया है। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है
इनमें से कौन प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित, त्रिगुणित, एक गुणित, बहुगुणित। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्राथमिक शुक्रजन कोशिका द्विगुणित होती है। इससे जो द्वितीयक शुक्रजन कोशिकाएं बनती है ना, वो अगुणित होती है, और इनसे जो शुक्र प्रसु बनेंगे वो भी अगुणित होंगे, लेकिन ये कोशिका द्विगुणित होती है। तो इसका सही आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, द्विगुणित, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कहा जा रहा है, बताया जा रहा है ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल बदल जाता है। बताइए, ओव्यूलेशन के बाद, अंडोत्सर्ग के बाद जो ग्राफियन पुटक है, ग्राफियन पुटक किस में बदल जाता है? कॉर्पस एट्रेसिया, या फिर कॉर्पस कैलोसम, या फिर कॉर्पस ल्यूटियम, या फिर कॉर्पस एल्बिकेंस। तो इसका सही आंसर जो होगा कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। अर्थात ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। बताया जा रहा है शुक्राणु पूंछ में माइक्रोट्यूबुल्स का विन्यास कैसा होता है? शुक्राणु के माइक्रोट्यूबुल्स में इनका विन्यास जो है कैसा होगा? शुक्राणु के पूंछ में माइक्रोट्यूबुल्स का विन्यास कैसा होगा? तो देखें, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि शुक्राणु के पूंछ में माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं, माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं, लेकिन इन माइक्रोट्यूबुल्स का विन्यास जो होता है, विन्यास यानी क्रम, ये 9+2 के क्रम में होता है। क्योंकि इनका जब हम लोग अनुप्रस्थ काट बनाते हैं ना, इनका अनुप्रस्थ काट अगर हम लोग बना लें तो इनके अनुप्रस्थ काट में हम लोगों को इस प्रकार से कोशिकाएं देखने को मिलेंगी। किनारे किनारे पे जो है 9 जो है माइक्रोट्यूबुल्स देखने को मिलेंगे, 9 माइक्रोट्यूबुल्स देखने को मिलेंगे, है ना। और फिर जो है बीच में 2 माइक्रोट्यूबुल्स देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से संरचना होती है शुक्राणु के पूंछ की। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 9+2, है ना। तो आइए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला सवाल कहा जा रहा है हार्मोन जिसका मासिक चक्र में कोई योगदान ना हो। पहला ऑप्शन हम लोगों को दिया गया है LH, दूसरा FSH, और तीसरा एस्ट्राडियोल, और चौथा है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना। एस्ट्राडियोल को हम लोग E2 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखें इनमें से किसका योगदान जो है नहीं होता है मासिक चक्र में? तो इसका सही आंसर होगा TSH। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मासिक चक्र में कोई योगदान नहीं होता है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। बताया जा रहा है मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, वो मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है बंदर, मनुष्य, A और B और गाय। इसका सही आंसर जो है गाय हो जाएगा, क्योंकि मध चक्र वाले जीव जो है वो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, और नॉन प्राइमेट्स का बेहतर एग्जाम्पल है गाय। समझ में आया ना। बाकी ये दोनों प्राइमेट्स हैं, तो प्राइमेट्स में मध चक्र नहीं होता है, इनमें आर्तव चक्र होता है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। बताया जा रहा है ना कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है केंद्रक द्वारा, लाइसोसोम द्वारा, गोल्जी निकाय द्वारा, अंतःप्रदवी जालिका द्वारा। इसका सही आंसर होगा गोल्जी बॉडी। मनुष्य में जो एक्रोसोम होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन करता है। तो इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का निर्माण गोल्जी बॉडी द्वारा होता है। तो मनुष्य के एक्रोसोम का निर्माण जो है वो गोल्जी काय द्वारा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। बताया जा रहा है मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है एमनियोन द्वारा, एलेंटोइस द्वारा, या फिर कोरियोन द्वारा, या कोरियोन और एलेंटोइस द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरियोन द्वारा। मनुष्य में अपरा का निर्माण जो होता है गर्भाशय में स्थित कोरियोन द्वारा ही होता है ना। कोरियोनिक झिल्ली, कोरियोनिक वेलाई, कोरियोनिक रसांकुर होते हैं, ये सब मिल के अपरा का निर्माण कराते हैं। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझें। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या जो होती है वो होती है 400। 400 अंडे उत्पन्न करती है एक मादा अपने पूरे जनन काल में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। बताया जा रहा है किसी स्त्री में मासिक चक्र का बंद होना क्या कहलाता है? मासिक चक्र का शुरू होना मेनार्की कहलाता है, और हम लोगों को पढ़ाया गया है कि मासिक चक्र का बंद होना
वो मेनोपॉज कहलाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेनोपॉज। देखें अगला क्वेश्चन हम लोग, अगला सवाल बताया जा रहा है ना कि मानव में वयस्क मादा ऑक्सीटोसिन, मानव में वयस्क मादाएं ऑक्सीटोसिन पीयूष ग्रंथि को वेसोप्रेसिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, प्रसव के दौरान प्रबल गर्भाशयी संकुचन का कारण बनता है और अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और स्तन ग्रंथियों के विकास को उत्तेजित करता है। देखें मादाओं में जब गर्भधारण की अवधि पूरी हो जाती है, गर्भावस्था की अवधि पूरी हो जाती है, जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, उस समय ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है जो कि एक तरह से मायोमेट्रियम पे अपना असर दिखाता है, अर्थात प्रसव के दौरान ये प्रबल गर्भाशयी संकुचन का कारण बनता है। ऑक्सीटोसिन के चलते ही गर्भाशय में संकुचन होता है और संतान के जन्म लेने में ये काफी सहायक होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। बताया जा रहा है ना कि महिला में HCG, HPL और रिलैक्सिन उत्पन्न होते हैं किशोरावस्था के समय, केवल गर्भावस्था के दौरान, रजोनिवृत्ति के समय और रजोधर्म के दौरान। HCG, HPL और रिलैक्सिन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन केवल एक ही समय में उत्पन्न होते हैं, केवल गर्भावस्था के दौरान। जब भी कोई महिला गर्भवती होती है उसमें ये तीनों हार्मोन जो है उत्पन्न होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। बताया जा रहा है ना कि जीवन के किस चरण में अंड जनन आरंभ होता है, जीवन के किस चरण में अंड जनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो देखें हम लोग मनुष्यों में जो नर होते हैं, नर में शुक्राणु जनन की क्रिया किशोरावस्था से प्रारंभ होती है, किशोरावस्था में शुरू होती है, परंतु नर में, मादाओं में जो अंड जनन की प्रक्रिया होती है वो जब अपने गर्भावस्था के दौरान होती है, अपने भ्रूणीय परिवर्धन की अवस्था में होती है, तभी हो चुका होता है। अर्थात इनमें भ्रूणीय परिवर्धन का जो चरण होता है, जब वो अपनी माँ के गर्भ में होती हैं उसी समय अंड जनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, किशोरावस्था नहीं होगा, यौन आरंभ पर भी नहीं होगा और जन्म पर भी नहीं होगा। ये भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही अंड जनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी होती है। देखें अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बताया जा रहा है ना कि सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में कौन रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव करता है, पीतपिंड, भ्रूण, गर्भाशय और ग्राफियन पूटक। यानी कौन से हार्मोन का सवाल पूछा जा रहा है हमसे, रिलैक्सिन हार्मोन। गर्भावस्था के बाद में जो है रिलैक्सिन हार्मोन किससे स्रावित होता है, तो याद रखें रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित करता है पीतपिंड, कॉर्पस ल्यूशियम। कॉर्पस ल्यूशियम जिसको बनाए रखने में प्रोजेस्टेरोन का बहुत बड़ा रोल होता है। जब सगर्भता की अवधि पूरी हो जाती है उस समय पीतपिंड जो है रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव करता है, जिससे गर्भाशय की दीवारें जो होती हैं वो ढीली हो जाएं और शिशु के जन्म में कोई दिक्कत ना आए, है ना। अगला सवाल हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि संभोग के दौरान प्रति स्खलन में शुक्राणुओं की संख्या होती है। हमें पढ़ाया गया है कि ह्यूमन मेल में एक सिंगल क्वाइटस में स्पर्म का नंबर जो प्रोड्यूस होता है ना वो होता है 200 से 300 करोड़। यानी मनुष्यों में नर जो होते हैं ना वो 200 से 300 करोड़ जो है शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। अगला सवाल हम लोग देखें। बताया गया है कि एक प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका में 2n इज इक्वल टू, देखें प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका हो गई जो द्विगुणित होती है, इसमें 2n इज इक्वल टू 16 दिया गया है, जो प्रथम समसूत्री विभाजन के मध्य अवस्था में होता है। प्रत्येक द्वितीय शुक्राणु कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या क्या होगी, अर्थात इनसे जो कोशिकाएं विभाजित होने के बाद बनती हैं अगुणित होती हैं, तो इन अगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। जाहिर है जब उनमें 16 है तो इनमें जो है 8 होगा, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 गुणसूत्र होंगे। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। बताया जा रहा है ना कि मनुष्यों के प्रत्येक वृषण में वृषणीय पालिकाओं की संख्या कितनी होती है। मनुष्यों के प्रत्येक वृषण में वृषणीय पालिकाओं की संख्या कितनी होती है। प्रत्येक वृषण में 250 वृषणीय पिंडक होते हैं।
वृषणीय पिंडकों की संख्या, वृषणीय पालिकाओं की संख्या, टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल, ये 250 होते हैं एक वृषण में। दोनों वृषण मिलके 500 होते हैं टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, बताया जा रहा है अगला सवाल हमें कि स्तनधारी में निषेचन का स्थल क्या होता है। स्तनधारी जीवों में निषेचन अंडाशय में होता है, गर्भाशय में होता है, योनि में होता है या फैलोपियन नलिका में होता है। तो इसमें चारों में से सही आंसर जो है वो फैलोपियन नलिका हो जाएगा। जितने भी अपराधारी या स्तनधारी जीव हैं इनमें निषेचन की प्रक्रिया वो फैलोपियन नलिका में होती है, अंडवाहिनी नली में होती है, डिंब वाहिनी में होती है। अगला सवाल हम लोग देखें, बताया जा रहा है ना कि शुक्र जनन और अंड जनन की प्रक्रिया अधिकांश कशेरुकों में किस हार्मोन के प्रभाव में होती है। शुक्राणु जनन हो गया और अंडाणु जनन हो गया, किस हार्मोन के चलते होता है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है एफएसएच, तीसरा है एसीटीएच, चौथा है आईसीएसएच। तो इसका सही आंसर होगा एफएसएच। इसका सही आंसर जो है एफएसएच हो जाएगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव में शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें, बताया जा रहा है ना कि शर्करा फ्रुक्टोज किसके स्राव में मौजूद होता है। फ्रक्टोज जो है वो हमें किसके स्राव में मिलता है। तो फ्रक्टोज जो है हम लोगों को मिल जाता है शुक्राशय के स्राव में। शुक्राशय जो कि द्वितीयक जननांग है, द्वितीयक सहायक ग्रंथि है ये, तो इसके स्राव में फ्रक्टोज की मात्रा होती है ना। बाकी पेरेनियल ग्रंथि ये नहीं होगा, पेरेनियल ग्रंथि क्योंकि ये मादाओं में होती है। काउपर ग्रंथि ये भी नहीं होगा और बर्थोलिन ग्रंथि ये भी नहीं होगा, बर्थोलिन ग्रंथि भी मादाओं में होती है ना। तो ये रहा हम लोगों का आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है ना। इसके बाद जो है अगले दिन मैं लेके आऊंगा चैप्टर नंबर 4 का टोटल एग्जाम में आने वाला ऑब्जेक्टिव। जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारे ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाएंगे। आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे चैनल पे बने रहें और रेगुलर अपडेट्स को देखते रहें। थैंक यू।